नमस्कार मित्रों, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के इस सीरीज में अब तक आपने जो है डेफिनेशन सेक्शन को देखा है, बायपार्टाइट फॉरम को देखा और ट्रेड यूनियन को देखा। यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 27 तक आपने अभी तक इसको देख लिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। आज हमारे जो डिस्कशन का पॉइंट है वो चैप्टर 4 है, जो कि है स्टैंडिंग ऑर्डर से संबंधित। स्टैंडिंग ऑर्डर यानी कि अस्थाई आदेश। ये चैप्टर जो है पहले एक अलग एक्ट के रूप में था, जिसको कि मैंने आपको पहले बताया भी कि इस कोड में जो 3 एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट, आईडी एक्ट और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, तो उसी एक्ट को हटा करके अब ये चैप्टर जो है चूंकि इस एक्ट को रिपील कर दिया गया है और इस कोड में उसके बदले ये एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 28, वो क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि ये जो चैप्टर है वो कहाँ लागू होगा। जैसे कि हर चैप्टर के लिए कहीं कहीं अपने प्रोविजन के हिसाब से बनाया गया है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स पे लागू होगा या क्या इसके लिए स्पेशल बातें होंगी। तो यहाँ ये चैप्टर 4 है, आपको स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड चैप्टर, ये कहाँ लागू होगा इसके संबंध में क्लियर किया गया है कि शैल अप्लाई टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। सारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू होगा जहां 300 और मोर देन 300 वर्कर्स एम्प्लॉयड है। तो पहली शर्त क्या हो गई कि 300 या उससे अधिक, 300 या मोर देन 300 वर्कर्स अगर एम्प्लॉयड होंगे किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, तो वहां यह चैप्टर जो है वह लागू हो जाएगा। यानी स्टैंडिंग ऑर्डर वाला जो भी पॉइंट है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबके सब उस पर लागू होंगे। पहले ये लिमिट 300 का नहीं था, पहले ये लिमिट 100 का था। अब इस बार नए कोड में इसको बढ़ा करके 300 का लिमिट कर दिया गया है। तो ये एक अंतर है जिसको आप याद रखिए। इसके अलावा यह चैप्टर और कहां लागू नहीं होगा? शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, वैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा जहां पर कि फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, सिविल सर्विसेज, टेम्पररी सर्विसेज रूल्स, रिवाइज्ड लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन रूल्स, सिविलियंस एंड इन डिफेंस सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स और इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड और एनी अदर रूल्स और रेगुलेशन जो कि समुचित सरकार नोटिफाई करे वो लागू होगा। तो वहां पर भी ये प्रोविजन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वाला, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला लागू नहीं होगा उस एस्टैब्लिशमेंट में। कई सारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जो कि फैक्ट्री के फॉर्म में है, जहां पर हो सकता है कि ये चैप्टर लागू हो जाए, जहां पर हो सकता है कि ये कोड लागू हो जाए, आईआर कोड। लेकिन उस आईआर कोड लागू होने के बावजूद भी यदि उन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जो हो सकता है सरकार के द्वारा रन किया जा रहा हो और वहां इस प्रकार के रूल्स, जो सरकारी रूल है वो लग रहे हैं, तो वहां पर फिर ये स्टैंडिंग ऑर्डर का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 4, वो अगर आईआर कोड लागू भी होगा तब भी ये चैप्टर 4 उस पर प्रभावी नहीं होगा। सेक्शन अब 29 है। सेक्शन 29 क्या कहता है? मेकिंग ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टेम्पररी एप्लीकेशन, यानी कि जो केंद्र सरकार है, यहाँ पर अब राज्य सरकार को पावर नहीं है। यहाँ स्पष्ट पावर किसको दिया गया? केंद्र सरकार को। किस चीज का? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का। ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का पावर जो है वो आपको केंद्र सरकार को दिया गया है और कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शैल मेक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर रिलेटिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विसेज, जो सेवा शर्तें हैं या उनसे जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, उनसे संबंधित मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब एक परफॉर्मा बनाएगी कि किन किन बातों को उस स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसको हम कहेंगे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। आगे फिर इसमें और भी एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी एम्प्लॉयर चाहे तो उसी को वो एडॉप्ट कर सकता है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी है वो उसको एज इट इज लागू कर ले अपने एस्टैब्लिशमेंट में, या फिर वो उसी के आधार पर उन्हीं तथ्यों को रखते हुए अपना स्टैंडिंग ऑर्डर भी बना सकता है। उसके बाद ये सेक्शन 29(2) यही कहता है कि मान लीजिए किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में 300 वर्कर जब आ गए तो उस पर जो है ये चैप्टर प्रभावी हो गया। स्टैंडिंग ऑर्डर अब उसको बनाना है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद उस स्टैंडिंग ऑर्डर को जो अथॉरिटी होते हैं उनसे सर्टिफाई कराना होता है। तो इसमें कुछ समय लगेगा। एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर वो एस्टैब्लिशमेंट बनाएगा अपना, क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, और आगे जाके आप क्लियर हो जाएंगे जब मैं इसके शेड्यूल को दिखाऊंगा। तो एक तो उसको स्टैंडिंग ऑर्डर समझ लीजिए, बेसिकली ये एक तरह से सर्विस रिलेटेड मैटर की बहुत सारी बातों को स्पष्ट करता है।
बहुत सारे प्रोविजंस को क्लियर करता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक तो बनाना है, फिर उसके बाद उसको अथॉरिटी से सर्टिफाई कराना है, इसमें कुछ समय लगेगा। तो इस बीच में जब तक कि वो काम नहीं हो गया पूरा उसका अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का और उसको सर्टिफाई करके उसको लागू करने का, तब तक जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सरकार बनाएगी वह उस पर प्रभावी रहेगा, उसी को एडॉप्टेड उसको माना जाएगा। यानी यदि किसी ऐसे प्रावधान का उल्लंघन होता है जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर से अलग है, तो फिर वो इसमें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के उस प्रावधान के उल्लंघन का दोषी हो जाएगा नियोजक। लेकिन जब वो अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बना लेगा तो फिर उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। अब सेक्शन 30 क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। यानी कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर जो है जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसके एम्प्लॉयर को क्या करना है, उसके एम्प्लॉयर को ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, अपना स्टैंडिंग ऑर्डर पर बनाना है। और वो ड्राफ्ट इसलिए कह रहे हैं कि जब तक वो सर्टिफाई नहीं हो जाता अथॉरिटी के द्वारा कि हाँ इसको लागू कर दिया गया है, तब तक वो ड्राफ्ट है। जब सर्टिफाई हो जाएगा तो वो फिर उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और वो कितने दिन में बना लेगा? तो एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। जैसे कि ये कोड अभी तो आप जैसा कि जानते हैं अभी लागू नहीं हुआ, 1 अप्रैल से होना था लेकिन किसी कारण से हो नहीं सका। मान लीजिए अगर ये 1 जून से लागू होता है तो 1/6/2021 से लेकर के और फिर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो है नेक्स्ट उसके बीच में उसको जो है सो अपना स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेना है, जिसका कि आधार क्या होगा? बेस्ड ऑन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। और आधार वही होगा जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर भारत सरकार ने बना रखा है, केंद्र सरकार ने, उसी के आधार पर उन्हीं पॉइंट्स को रखना है। और उसमें बिंदु क्या होंगे? मैटर स्पेसिफाइड कौन से होंगे? जो फर्स्ट शेड्यूल में पहली अनुसूची में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट शेड्यूल में पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं से रिलेटेड मैटर्स को, या फिर यदि एम्प्लॉयर को लगता है कि कोई और भी मैटर उसमें जोड़ा जा सकता है, तो अगर कोई भी नेसेसरी मैटर है तो उसको भी वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, उसको भी जोड़ सकता है। और उनको लेते हुए कोड के सभी प्रोविजन को मानते हुए, प्रोविजन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट शेड्यूल में जितनी बातें लिखी है उनको कवर करते हुए वो अपना एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे। तो यहाँ पर जब बात हमने किया फर्स्ट शेड्यूल की, तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या मैटर आता है, और उन्हीं मैटर के आधार पर, उन्हीं तथ्यों को लेते हुए हम लोग मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर या अपना ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आपको फर्स्ट शेड्यूल है जो कि आपके कोड के लास्ट में अटैच्ड होता है। कोई भी शेड्यूल वगैरह जो होता है वो एक्ट या कोड के अंत में दिया रहता है, जो रिलेटेड है सेक्शन 2JZ से, जो कि आपको स्टैंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशन से जुड़ा हुआ होगा। सेक्शन 31 से, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया। 36 में भी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र है, और सेक्शन 101 में भी इसका जिक्र होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा जाता है जिन जिन सेक्शंस में इस बात का उल्लेख होगा फर्स्ट शेड्यूल का, उन सेक्शंस को यहाँ पे कोट कर दिया जाता है। तो वो इन सारे सेक्शन से, धाराओं से जुड़ा हुआ है। अब इसमें मैटर क्या है? मैटर टू बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर दिस कोड। क्या क्या मैटर आपको रखने होंगे? पहला है, इसमें कुल 11 पॉइंट्स आपको इंडिकेट किए गए हैं, उन पॉइंट्स को देख लीजिए थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, वर्कर को क्लासिफाई करना है कि वो परमानेंट हैं, टेम्पररी हैं, अप्रेंटिस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आधार हो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आगे मैं फिर इसमें आपको डिफाइन करूंगा। मैनर ऑफ इंटीमेशन ऑफ वर्कर, पीरियड एंड आवर ऑफ वर्क, कैसे उसको इंटीमेट करेंगे कि उसका काम का कौन सा घंटा है, कितने देर काम करना है, हॉलीडे क्या होगा, पेड डेज क्या होगा, वेज रेट क्या होगा, तो इसके बारे में आपको सूचना कैसे देनी है। शिफ्ट वर्किंग के बारे में जो है सो वर्कर को जानकारी देना है। अटेंडेंस एंड लेट कमिंग पर क्या प्रोविजन आपने रखा है कि हाँ 15 मिनट भैया लेट आए तो तुम्हारा हाफ डे का सैलरी कट जाएगा, 1 घंटे लेट आए तो पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी, या जो भी आपने प्रोविजन बनाना है वो आपको बनाना है। उन पॉइंट्स पर आपको अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में क्लियर बताना है। कंडीशन ऑफ प्रोसीजर इन अप्लाइंग फॉर एंड अथॉरिटी विच मे ग्रांट द लीव एंड हॉलीडे। अब कोई भी वर्कर है उसकी छुट्टियों को कौन जो है उसके, अब कई तरह की छुट्टियां हो सकती हैं, कैजुअल लीव हो सकता है, अर्न लीव हो सकता है, मेडिकल लीव हो सकता है, तो उन सबको कैसे वो अप्लाई करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देना है, किसको देना है, कौन उसको ग्रांट करेगा, ये सारी बातें। रिक्वायरमेंट टू इंटर प्रीमाइसेज बाय सर्टेन गेट्स एंड द लायबिलिटी टू सर्च। मान लीजिए कोई इस प्रकार का स्पेशल इंडस्ट्री है, एस्टैब्लिशमेंट है जहां सर्च करना आवश्यक है वर्कर को अंदर जाने से पहले, या ऐसे भी अगर उन्होंने अपना नियम बनाया किस गेट से आना है, किस गेट से जाना है। क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, जो है कब आने का आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ करना है, कब जाने के समय कैसे रिपोर्ट करना है। टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ वर्क एंड राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर अराइजिंग देयर फ्रॉम, जो भी उनके उत्तर दायित्व वगैरह है, अधिकार हैं, इन सब के बारे में। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर खत्म करना है किसी का एम्प्लॉयमेंट तो क्या शर्तें होंगी, क्या क्या उसको
सुविधाएं दी जा सकती है। एंड द नोटिस देयर ऑफ टू गिवन बाय एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, कितने दिनों का उसको नोटिस देना, मान लीजिए कि 3 महीना पहले नोटिस देना होगा, 1 महीना पहले, जो भी बातें वो स्टैंडिंग ऑर्डर में जिक्र करते हैं। और ये सारी बातें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुकूल होना चाहिए, उससे बढ़िया हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है। सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ फॉर मिसकंडक्ट एंड एक्ट और ओमिशन विच कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट, तो मिसकंडक्ट जो होता है उसका एक तरह से खराब व्यवहार, चोरी कर लिया या मालिक का कोई नुकसान कर दिया या इस तरह की बातें, अनैतिक व्यवहार कोई करता है, तो इस तरह की बातों में कैसे उसका सस्पेंशन डिसमिसल होगा। अगर किसी प्रकार का अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है वर्कर के अगेंस्ट में उसके एम्प्लॉयर या उसके एजेंट या सर्वेंट के द्वारा, तो फिर उसको कैसे रिड्रेस किया जाएगा, उसका कैसे निवारण या समाधान किया जाएगा, इसके बारे में। एनी अदर मैटर विच में बी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार यदि किसी और मैटर को नोटिफिकेशन के जरिए लाती है कि भाई ये बातों को अभी आप उल्लेख करेंगे अपने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो उन मैटर्स को भी, या नियोजक को लगेगा कोई बात और भी है हमको जोड़ना चाहिए, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर उसको जोड़ सकती है। तो ये सारी बातों का उल्लेख उसके स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी ये टोटल आपको टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज से ही जुड़ा हुआ मैटर होता है। तो एम्प्लॉयर जो है आपको 6 महीने के भीतर कोड लागू होने के फर्स्ट शेड्यूल में जो भी पॉइंट है उनको देखते हुए और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के पॉइंट्स के हिसाब से अपना एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे, अपना एक ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे। अब ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर के मन में आया हम ये बात रख लें, ये बात रख लें, ये बात रख लें, वो नियोजक जो चाहा उसके हिसाब से पॉइंट रख लिया, वो बातें नहीं होगी। उसको कंसल्ट करना होगा, सेल है, नेसेसरी है उसको कंसल्ट करना, किसके साथ, ट्रेड यूनियन के साथ या रिकॉग्नाइज्ड नेगोशिएटिंग यूनियन या मेंबर ऑफ नेगोशिएटिंग काउंसिल। अब ये नेगोशिएटिंग यूनियन यानी वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के सदस्य, इसका क्या मतलब होता है, अगर इसको आपको समझना है तो मेरा पिछला वीडियो इस जो टॉपिक का आया था उसको आप जाके देख लीजिए, यहाँ पर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो समय लग जाएगा। तो उसको अपने श्रम संघ या जो वार्ताकारी संघ या उसके परिषद है उनके सदस्यों के साथ उसको कंसल्ट करना है, उनको भी देना है स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी या उनके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि जो भाई ये पॉइंट है इसके आधार पर हम इन बातों पर चाह रहे हैं नियम बनाना, ये बातें हमारे सर्विस कंडीशन में ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। और उसके बाद उसको सर्टिफाई करने के लिए जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होंगे उसके पास उनको सर्टिफिकेशन के लिए भेजना है, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, जैसा भी सरकार सिस्टम बनाए। अब यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर क्या किया, अडॉप्ट कर लिया मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को, कि भाई कौन इतना झंझट उठाए नया स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट करने में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाई है हम उसी को मानते हैं, ठीक है। तब उसको ये जो चक्कर है सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफिकेशन लेने का, ये चक्कर उसका समाप्त हो जाएगा। खाली उसको क्या कर देना है, उसकी सूचना, इंफॉर्मेशन को इसके रिगार्डिंग जो है दे देनी है सर्टिफाइंग ऑफिसर को कि हमने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को अडॉप्ट कर लिया है। और सर्टिफाइंग ऑफिसर को अगर लगता है कि उसमें कुछ सुधार की जरूरत है या उसने अपना जो ड्राफ्ट भेजा है उसमें उसको कुछ सुधार की जरूरत है, तो एक निश्चित अवधि के भीतर उसको, जैसा कि रूल में डिस्क्राइब किया रहेगा, 1 महीना 3 महीना, उसके भीतर जो है उसको वो अमेंड करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर में तुम ये सुधार कर लो, ये प्रोविजन कोड के हिसाब से नहीं है या इसमें इन बातों को जोड़ा जाना चाहिए। और उसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो ड्राफ्ट में जो है सो फिर मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर से कोड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको बनाते हुए उसको फॉरवर्ड कर देंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास, और जो पीरियड है विद इन 6 मंथ जो है उनको ये सारा काम करना होता है। अब जब कि सर्टिफाइंग ऑर्डर ने उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद जो है जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर हमने आपको ऊपर में जिक्र किया सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4 के तहत, उसके बाद उसको क्या करेगा, वो नोटिस इशू करेगा। नोटिस किसको इशू करना है सर्टिफाइंग ऑफिसर को, तो नोटिस इशू करना है ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग यूनियन, जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का या नेगोशिएटिंग काउंसिल होगा तो उसके मेंबर्स को वो नोटिस इशू करेंगे कि भाई ये ड्राफ्ट आया है स्टैंडिंग ऑर्डर का, आप इसको देखिए। यदि कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो वर्कर होंगे उनमें से ही रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव किया जाएगा, और वो चुनाव का तरीका कहाँ होगा, मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो रूल होगा स्टेट का उस रूल में डिस्क्राइब होगा कि कैसे वर्कर का चुनाव करना है, जहां पर कि कोई ट्रेड यूनियन या फिर नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वर्कर का चुनाव करके और फिर उस वर्कर के ग्रुप को वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर देगा। कौन देगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर, कि भाई आप इस ऑर्डर को देखिए और आप अपने सुविधाओं के हिसाब से सोचिए कि आपके लिए क्या बातें और हो सकती है जो कि कोड के हिसाब से सही हो, और फिर उस पर उनका वो कमेंट्स लेगा उन सारे मैटर्स पर, जो भी मैटर उस स्टैंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं उनको भी सुनने का मौका देगा। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही वो आगे का निर्णय
लेगा। यदि उनको लगता है कि कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, एडिशन की जरूरत है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो फिर इसके लिए वो फिर राइटिंग में ऑर्डर देंगे किसको, एम्प्लॉयर को, कि भाई इस स्टैंडिंग ऑर्डर में इन इन बातों को आप जो है इंक्लूड कीजिए या इन बातों को आप बदलिए। और ये सारी प्रक्रिया जो है, जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर को करना है, चेंजिंग वगैरह कराना है सर्टिफिकेशन के पहले, ये सारा तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सो रिसीव्ड विद इन पीरियड ऑफ 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इट। तो उसको जो है सर्टिफिकेशन का प्रक्रिया को कितने दिन में, या यदि मॉडिफिकेशन के लिए भेजा है तो मॉडिफिकेशन के बाद जो उसको मॉडिफाइड ड्राफ्ट ऑर्डर मिला तो उसके प्राप्त होने के यानी कि 60 दिनों के भीतर अपना 60 डेज का उनको समय मिला कि भाई 60 दिन में आप अपना जो है स्टैंडिंग ऑर्डर को या तो सर्टिफाई करिए, या अगर मॉडिफाई करने के लिए भेजना है तो भेज दीजिए, फिर मॉडिफाई होकर आएगा तो फिर 60 दिनों के अंदर उसको आपको सर्टिफाई कर देना है। यदि आप 60 दिनों में मान लीजिए उसको सर्टिफाई नहीं करते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर, तो इसको डीम्ड टू हैव बीन सर्टिफाइड, यानी कि इसको सर्टिफाइड समझ लिया जाएगा, यानी नियोजक अब वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब वो 60 दिन के पीरियड बीतने के बाद यदि उसको कोई जवाब नहीं मिला कि ये मॉडिफाई करना है आपको या कुछ भी, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया है। ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एम्प्लॉयर ने भेजा है, अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो मॉडिफाई करके फिर जो भेजा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेल बी सर्टिफाइड होगा कोड के तहत। यदि उसमें जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं उसमें उन सारे मैटर को कवर किया गया जो फर्स्ट शेड्यूल में आता है और वो एप्लीकेबल है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के तहत जिन तथ्यों का मैंने अभी आपको उल्लेख किया वो सारे पॉइंट अगर कवर्ड किए गए हैं जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, तो फिर उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को आपको सर्टिफाई करना होगा अगर उसमें किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या फिर वो जो संहिता के उपबंध है, जो भी कोड के प्रोविजंस है उसके हिसाब से बनाए गए हैं, तो आपको उसको सर्टिफाई करना है। और जो सर्टिफाइंग ऑफिसर होंगे या फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने अगर कोई निर्णय दे दिया है या कोई ऐसी बात कही है जो संभव नहीं है एम्प्लॉयर के लिए और वो उससे विक्षुब्ध होकर के किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है, जिसका जिक्र आगे सेक्शन 32 में दिया गया है, तो जो सर्टिफाइंग ऑफिसर या अपीली प्राधिकारी, जो प्रमाणकर्ता पदाधिकारी या अपीली प्राधिकारी हैं, उनका काम क्या होगा, उसकी तार्किकता को देखेंगे और उसके आधार पर अपना नया निर्णय करेंगे। किसकी तार्किकता को, स्टैंडिंग ऑर्डर की तार्किकता को किसके आधार पर देखेंगे, तो वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसके आधार पर देखेंगे कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी बातें लिखी गई है उसके हिसाब से कहीं कोई प्रोविजन का कंट्रावेंशन तो नहीं हो रहा है, कोई प्रोविजन उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर और कोड में जो बातें कही गई है उन सारे बातों को मिलाते हुए यदि बातें सब कुछ सही है तो उसकी तार्किकता पर देखते हुए फिर वो अपना अंतिम नया निर्णय एडजुडिकेशन करेंगे। अब जिस स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है, प्रमाणकर्ता पदाधिकारी जो है सर्टिफाई कर चुका है, तो फिर उस सर्टिफाई करने के बाद उस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को या उसका यदि मॉडिफाई करके उसने मंगवाया था तो मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को 7 दिनों के भीतर विद इन 7 डेज जो है वो किसको भेजेगा, एम्प्लॉयर को, और उसके बाद जो निगोशिएटिंग यूनियन या निगोशिएटिंग काउंसिल या जो भी ट्रेड यूनियन या जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, जैसी भी स्थिति रही हो उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस स्थिति में उन सबको फिर एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव या यूनियंस को भेजेगा। इसके अलावा इस कोड में प्रोविजन किया गया है कि जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर होगा उसके साथ जो है, या जो मॉडिफाइड ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर होगा जिसको कि फाइनली सर्टिफाई किया जाना है, उसके साथ जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के ट्रेड यूनियन या जो निगोशिएटिंग यूनियन या ट्रेड यूनियन निगोशिएटिंग काउंसिल जो भी होंगे उनका जो है सच पर्टिकुलर्स, उनका एक स्टेटमेंट उनके साथ अटैच्ड होगा, उन विशिष्ट तथ्यों के साथ, उन विशिष्टियों के साथ, उन प्रविष्टियों के साथ, यानी कि उन पर्टिकुलर्स के साथ जो कि उसमें प्रिस्क्राइब किया जाएगा, किसमें, रूल में, यानी कि रूल में उन तथ्यों को बताया जाएगा कि किन किन तथ्यों को समाहित करते हुए एक स्टेटमेंट जो है अटैच करना है ट्रेड यूनियन या निगोशिएटिंग यूनियन या रिप्रेजेंटेटिव को उस ड्राफ्ट ऑर्डर के साथ। कोर्ट ने इस पॉइंट को भी अपने प्रोविजन में रखा है कि यदि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर इन सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट हो तो वो एक साथ ज्वाइंट ड्राफ्ट भी स्टैंडिंग ऑर्डर का सबमिट कर सकते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री है या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इस तरह का इंडस्ट्री है और उसके जो एम्प्लॉयर है वो चाहे तो अपना सबमिट कर सकते हैं ज्वाइंट ड्राफ्ट, सब मिल करके एक सिंगल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए और उसी स्टैंडिंग ऑर्डर को सारे उस इंडस्ट्री के या उस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के लोग मानेंगे और उसको वो चाहे तो एक साथ ही अपने सारे उनके अपने अपने जो निगोशिएटिंग यूनियन, ट्रेड यूनियन काउंसिल है उनसे कंसल्ट करके बनाए और फाइनली उसको एक ही जैसा स्टैंडिंग ऑर्डर अपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए बनवा सकते हैं। इसके अलावा सब सेक्शन 11 कहता है कि पहले जो भी बातें, जो भी प्रोविजंस बताई गई हैं उनको प्रभावित किए बिना जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर, मान लीजिए कि आज इंडस्ट्री जो चालू है और जिस पर कि स्टैंडिंग ऑर्डर इंप्लीमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट
स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 का एक्ट लगा हुआ है, उन्होंने जो स्टैंडिंग ऑर्डर बना रखा है वो भी इस पर प्रभावी रहेगा, वो असंगत नहीं होगा, नॉट इनकंसिस्टेंट। यदि वो उसके प्रावधान जो है इस कोड के प्रावधान के अनुकूल है तो उसको सर्टिफाइड माना जाएगा सेक्शन अंडर सेक्शन 8 के तहत, सब सेक्शन 8 के तहत। यानी कि सपोज कीजिए किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कोई कंपनी में आज के समय जो स्टैंडिंग ऑर्डर है जो कि 1946 के एक्ट के तहत बना था और उसके जो प्रोविजन है वो कोर्ट के प्रोविजन से मैच करते हैं, तो वो प्रोविजन जो है प्रभावी रहेंगे, लागू रहेंगे, उसको जो है सो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसको लाने का पर्पस ये है कि जैसे ही कोर्ट आएगा प्रभावी होगा। तो अगर मान लीजिए उनका पहले का कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है, अब उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बात आती है, तो फिर ऐसे में कामगार कहेगा कि नहीं पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर में ये बातें थी, अब हमको ये प्रोविजन या ये सुविधा चाहिए। तो फिर ये देखा जाएगा कि वो प्रोविजन, वो पॉइंट्स जो है कोर्ट के अनुकूल था या नहीं था। अगर वो कोर्ट के अनुकूल है जो आज के समय में प्रभावी हो गया, तो फिर उस बात को सहमति दी गई है कि भाई तब उस प्रोविजन को एम्प्लॉयर को मानना होगा जो उसने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा था। सेक्शन 31 जुड़ा हुआ है आपको, सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटी टू हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट। यानी कि जो भी प्रमाणकर्ता पदाधिकारी है, जो भी अपीलीय प्राधिकारी है, उनके पास जो पावर है वो किसका पावर है? सिविल न्यायालय की उनको शक्तियां दी गई है। सिविल न्यायालय की उनकी शक्तियां जो है इस सेक्शन के तहत उन्हें प्रदान की गई है। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि जितने भी सर्टिफाइंग ऑफिसर हैं या अपीलेट अथॉरिटी है वो किस पर्पस के लिए सिविल कोर्ट माने जाएंगे? फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग एविडेंस, ठीक है, गवाही लेने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, शपथ वगैरह लेने के लिए, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, किसी भी प्रकार के गवाह को बुलाने के लिए, कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड शैल डीम टू हैव बीन सिविल कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 345 346 ऑफ सीआरपीसी 1973। कहने का मतलब कि जरूरत के हिसाब से गवाह को बुलाना, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कराना, विटनेस से या किसी से ओथ लेना, इस सब तरह की कामों के लिए जो है इन ऑफिसर्स को सिविल कोर्ट की का जो है शक्ति, सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है। अब ये सेक्शन 345 और 346 जो है सीआरपीसी का, ये क्या है इसको थोड़ा सा आप एक लाइन में समझ लीजिए। ये सीआरपीसी का जो आपको सेक्शन 345 है या 346 है, वो आपको अगर कोर्ट का बात वगैरह नहीं मानते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़ा हुआ है। आपको सर्टेन टाइप्स के प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी में, अलग अलग सेक्शन में, उस सेक्शन के कंटेम्प्ट से रिलेटेड ये मैटर है। यानी कि यहाँ पर सर्टिफाइंग अफसर को या अपीलेट अथॉरिटी को पावर है कि अगर उसके कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको वो नहीं मानता है तो उस पर वो पेनल्टी वगैरह लगा सकता है या इन सेक्शन के तहत कार्रवाई कर सकता है। आगे कोर्ट कहता है आपको कि किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया गया उसमें कोई क्लर्कियल लिपिकीय भूल हो गई या गणितीय भूल हो गई, अर्थमेटिक मिस्टेक हो गया, या किसी प्रकार का कोई जो है सो और एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, किसी प्रकार का कोई छूट गया कोई शब्द लिखने या कोई ऐसी बात हो गई, तो इस तरह का मिस्टेक्स जो है वो जो पदाधिकारी जिसने उसको सर्टिफाई किया है या उसका कोई सक्सेसर जो उसके बाद आएंगे, जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर उसके पोस्ट पर, वो उसको सुधार सकते हैं। अब सेक्शन 32 जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? अपील से, कि अगर मान लीजिए सर्टिफाइंग ऑफिसर के निर्णय से कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो कोई एम्प्लॉयर या फिर ट्रेड यूनियन या उसका नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल या कोई भी, अगर ये सब नहीं है तो कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है जो उसके जगह काम किया है ट्रेड यूनियन वगैरह के बदले में जिसको रखा गया था, वो अगर वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो मे फाइल अपील, वो अपील दायर कर सकता है विद इन 60 डे ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। जो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है उसके मिलने के 60 दिनों के अंदर, यहाँ टाइम बार्ड कर दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर वो अपना अपील कहाँ कर सकता है? अपीलेट अथॉरिटी, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष, जो कि नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? समुचित सरकार के द्वारा बाय नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई कर देगी सरकार की फलाना व्यक्ति जो है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के तहत, सॉरी इस चैप्टर के तहत, स्टैंडिंग ऑर्डर चैप्टर के तहत आपको अपीलेट अथॉरिटी होगा और वो फिर उसको डिस्पोज करेगा उसके अपील को इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मींस जो रूल में तरीका बताया गया रहेगा उस तरीके से उसको एप्लीकेशन को डिस्पोज करेगा। अब सेक्शन 33 जुड़ा हुआ है किससे? डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एंड इट्स अवेलेबिलिटी। यानी जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर पारित किया गया है फाइनली, चाहे अपीलेट अथॉरिटी के स्तर से हुआ या जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसने जो पारित किया उसको सभी ने माना, तो वो कब से प्रभावी हो जाएगा और इसकी उपलब्धता के संबंध में जुड़े बातों को बताता है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है या मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है जो भी पारित किया गया है, जिसको सर्टिफाई कर दिया गया है, तो कम इनटू ऑपरेशन कब से प्रभावी होगा? ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डे फ्रॉम द डेट on which authenticated copy thereof are sent under section 8 of the section 30। यानी कि जैसा कि ऊपर में मैंने बताया कि जब सर्टिफाइंग ऑफिसर जो हैं
सर्टिफाई कर देंगे स्टैंडिंग ऑर्डर को, तो फिर उनको 7 डेज का टाइम में आपको भेजना होता है किसके पास, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के पास। तो 7 दिनों के अंदर उसको एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के पास भेजना है। तो भेजने के तिथि से 30 दिन के भीतर जो है फिर वो स्टैंडिंग ऑर्डर आपको, जब उसको ऑथेंटिकेटेड कॉपी को सेंड किया गया उस तिथि से 30 दिन के अंदर उसको जो है सो आपको प्रभावी माना जाएगा। और फिर यदि मान लीजिए किसी मामले में अपील किया गया है, सर्टिफाइंग ऑफिसर के बात को नहीं माना, तो ऐसी स्थिति में अपील का कुछ ऑर्डर आएगा, तो उस ऑर्डर की कॉपी को भेजने के 7 दिनों के अंदर जो है फिर वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है प्रभावी हो जाएगा। और उसके बाद जो स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली बना, प्रभावी हुआ, उसके जो टेक्स्ट होंगे, जो स्टैंडिंग ऑर्डर का तथ्य होगा, उसको जो है फिर मेंटेन करना है एम्प्लॉयर को वैसे लैंग्वेज में जो कि मैक्सिमम वर्कर जो है वहां के वो समझे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है उसको हिंदी और इंग्लिश इनमें लिखने के लिए कहता है, या फिर हिंदी इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज में एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब बातें आपको रूल में डिटेल की जा सकती है, ठीक है। स्टेट के हिसाब से डिपेंड कर सकता है, लोकल लैंग्वेज वगैरह भी होता है, कई जगह प्रभावी है, कई जगह हिंदी और इंग्लिश में, या कई जगह इंग्लिश में भी केवल हो सकता है। अब सेक्शन 34 जुड़ा हुआ है आपको किससे, रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपको पारित किए गए हैं किसके द्वारा, सर्टिफाइंग ऑफिसर के द्वारा, तो जो फाइनली सर्टिफाई कर दिया गया है इस कोड के तहत, उसके लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, या फिर उसको चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकता है। सरकार चाहे तो एक वेब पोर्टल बना दे जहां फिर स्टैंडिंग ऑर्डर को अपलोड करके रखा जाए, या फिर किसी भी फॉर्म में जैसा कि उसके रूल में प्रिस्क्राइब किया जाए वो रखेगा। और यदि कोई व्यक्ति मांगता है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर से उसकी एक कॉपी, तो फिर वो उसकी कॉपी को पेमेंट ऑफ फी से, यानी कि जो मान लीजिए फोटोकॉपी का कॉस्ट होगा या भेजने का कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट लेते हुए जो कि रूल में बताया जाएगा कि पर पेज 2 रुपया या कुछ भी ऐसा, तो उस कॉस्ट को लेते हुए फिर वो उसकी एक कॉपी, जो भी आदमी व्यक्ति अप्लाई करेगा उस सर्टिफाइंग ऑफिसर से कि हमको ये कॉपी चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर की, तो उसको वो भेजेगा। सेक्शन 35 आपको जुड़ा हुआ है किससे, ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब कोई स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया, फिर वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, नहीं इसमें ये बदलिए ये कीजिए, तो यहाँ कहता है कि यदि कोई स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया है और वो आपसी सहमति से, जो कि एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर और नेगोशिएटिंग यूनियन और ट्रेड यूनियन अनदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ वर्कर, यदि किसी तरह के उनकी आपसी ऐसे समझौता ऐसा नहीं हुआ है कि भाई हम इस स्टैंडिंग ऑर्डर को 3 महीने में बदल देंगे, 2 महीने में बदल देंगे, फिर इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है, तो वैसी परिस्थितियों को छोड़ करके स्टैंडिंग ऑर्डर जब सर्टिफाई हो गया तो उससे कम से कम 6 महीने की अवधि तक वो प्रभावी रहेगा। यानी कि जो लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ उससे 6 महीने तक वो कम से कम रहेगा, उसके बाद ही आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। हालांकि इसमें शर्त है कि यदि एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में कोई पहले से समझौता हुआ है कि हम इसको 3 महीने में चेंज करेंगे, 5 महीने में चेंज करेंगे, तो वो समझौता फिर प्रभावी रहेगा। तब ऐसी स्थिति में वो समय 6 महीना से कम हो सकता है, अदरवाइज कम से कम 6 महीने के बाद ही उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग हो सकता है। अब अगर मान लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर को चेंज करना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में हमको फिर से अब नया बदलाव लाना है, कुछ प्रोविजन जोड़ने हैं, कोई नई बात लिखनी है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर या फिर जो वर्कर या उनके जो यूनियन वगैरह हैं, नेगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल, जो भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो सब जो है फिर अप्लाई करेंगे किसके पास, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास, कि हमको स्टैंडिंग ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करना है। और एप्लीकेशन के साथ जो भी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होगा वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड रूल में बताया जाएगा, ठीक है। और अगर यदि किसी प्रकार का एग्रीमेंट है तो वो 6 महीने के पहले भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने एग्रीमेंट की कॉपी भी जो है वो उसके साथ अटैच करेंगे कि भाई हमारा एग्रीमेंट था, इसलिए हम 6 महीने से पहले ही इसमें चेंज कर रहे हैं। और जब वो अप्लाई कर देगा अपने स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, तो फिर वही प्रक्रिया जो पहली बार स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के समय हुई थी, वो सारी बातों के प्रोविजंस जो है लागू हो जाएंगे। यानी उसी तरह से उसको फिर जो है प्रक्रिया करना है, यूनियंस को देना है, उसकी कॉपी देना है, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में उसको जो है सर्टिफाई करना है, वो सारी बातें इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर करना है, रजिस्टर में मेंटेन करना है, सारे पॉइंट्स इस पर मॉडिफिकेशन के समय में भी लागू होंगे। अब सेक्शन 36 जुड़ा हुआ है आपको किससे, ओरल एविडेंसेस इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एडमिसिबल। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है नियोजक क्या करे, स्टैंडिंग ऑर्डर में कोई हेरफेर कर दे, चेंज कर दे और बोले कि हमारा जो है वर्कर के यूनियन के साथ ऐसा आपसी बातचीत हुआ था कि ऐसा करना है, तो उन सबको जो है कोर्ट नहीं मानेगी। तो कहता क्या है कि नो ओरल एविडेंस हैविंग द इफेक्ट ऑफ एडिंग टू और अदरवाइज varying or contradicting standing order as finally certified under this chapter shall be admitted in any court। यानी कि किसी भी प्रकार का हेरफेर अगर आप कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में और ये बात कहते हुए कि हमारा ऐसा आपसी बातचीत हुआ था, तो ओरल साक्ष्य जो है वहां पे, मौखिक साक्ष्य जो है वहां पे मान्य नहीं होगा। यदि लिखित करार होगा तभी उस बात को आपको माना जाएगा, उसी बात को एडमिट किया जाएगा कोर्ट में। अब मान लीजिए कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर बना
उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी बात को व्याख्या करने में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, तो फिर इंटरप्रिटेशन इटीसी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी उसकी व्याख्या कौन करेगा। तो ऐसे में क्या करना होगा, यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर और वर्कर किसी बात को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्या करना होगा, एम्प्लॉयर या वर्कर या फिर जो ट्रेड यूनियन जो संबंधित है उनसे, वो क्या करेंगे, जो उस लोकल एरिया के ट्रिब्यूनल है उसके पास एप्लीकेशन देंगे उस प्रश्न को लेकर के कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है, इसका ये मतलब होगा या ये मतलब होगा या हम ये समझ रहे हैं। उसके आधार पर उस क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा, उस लोकल एरिया का जो ट्रिब्यूनल होगा, जो जहाँ पे उस अधिकार क्षेत्र वाला जो न्यायाधिकरण होगा उसके पास वो क्वेश्चन जाएगा, और उसका जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टी को सुनेगा। दोनों पार्टी को सुनने के बाद समुचित मौका देने के बाद जो है फाइनली डिसाइड करेगा क्वेश्चन का, और उसका जो डिसीजन होगा वो अंतिम होगा, जो कि एम्प्लॉयर और वर्कर के लिए बाइंडिंग होगा, यानी उसको एम्प्लॉयर को भी और वर्कर को भी या उसकी यूनियन को भी वो अंतिम रूप से मानना होगा। यानी कि किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशन का पावर जो है दिया गया वो किसको, ट्रिब्यूनल्स को दिया गया है। अब सेक्शन 38 किससे जुड़ा हुआ है, सेक्शन 38 आपको जुड़ा हुआ है जो अनुशासनिक कार्रवाई है, अनुशासनिक कार्यवाही को पूरा करने की समय सीमा और निर्वाह व्यय भत्ता का भुगतान। अब इसमें क्या है, निर्वाह व्यय भत्ता का भुगतान। तो इसमें क्या कहता है कि यदि मान लीजिए किसी वर्कर को सस्पेंड किया गया है उसके मिसकंडक्ट के लिए या किसी भी कंप्लेन के लिए, कोई भी शिकायत वगैरह की या मिसकंडक्ट के आधार पर, तो उसका यदि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या इंक्वायरी चल रही है और ऐसी अवधि में वो यदि सस्पेंडेड है यानी कि निलंबन में है, तो निलंबन में है तो ऐसे अवधि में उसका घर परिवार कैसे चलेगा, तो इसके लिए उसको भत्ता देने की बात की गई है। और ये जो इंक्वायरी है सस्पेंशन का के बाद जो इंक्वायरी चल रही है, इसको आपको समय सीमा के भीतर समाप्त करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। जिस दिन आपने उसको निलंबित किया उसके 90 दिनों के भीतर जो है आपको इस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को उसके मिसकंडक्ट के लिए या जो भी प्रॉब्लम हुआ उसके लिए आपको समाप्त कर देना है। और उसके अलावा वो जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग है वो क्या करेगा, पे टू सच वर्कर एम्प्लॉयड इन सच इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, जो भी निर्वाह भत्ता है वो उसको पे करेगा एट द रेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। यहाँ पर जो रेट स्पेसिफाइड किया गया उस दर से उस अवधि के लिए, किस अवधि के लिए, निलंबन अवधि के लिए, जब तक कि उसकी इंक्वायरी को पेंडिंग रखा जाता है और पेंडिंग जब तक उसकी इंक्वायरी चल रही है और उस अवधि में यदि वो निलंबित है तो उस सस्पेंशन पीरियड के लिए जिस समय उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको निर्वाह व्यय भत्ता देना है। और उसको जो निर्वाह भत्ता देना है आपको, वो निर्वाह भत्ता कितना देना है, तो 2 पॉइंट इसमें उल्लेख किया गया है। एट द रेट ऑफ 50%, 50% की दर से, कितने दिनों के लिए, फॉर द फर्स्ट 90 डे ऑफ द सस्पेंशन, यानी जिस दिन आपने उसको सस्पेंड किया उसके पहले 90 दिनों के लिए 50% की दर से। और 90 डेज में तो आपको कंडक्ट कर लेना है इंक्वायरी, आपको रिपोर्ट दे देनी है, फाइनल कर लेना है जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए आपका डिसिप्लिनरी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो बाकी फिर उसके बाद एट द रेट ऑफ 75%, उसके बाद 90 दिन के बाद आपको 75% के दर से देना है ऑफ द वेज ऑफ सच वेज फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन। उसके बाद जितने दिनों तक आपने उसको निलंबन के लिए रखा, इफ द डिले इन कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच वर्कर इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू कंडक्ट ऑफ सच वर्कर, अगर उस वर्कर के कारण यह है, उस वर्कर की लापरवाही या उस वर्कर के किसी ऐसे कृत्य से आपके प्रोसीडिंग में डिले नहीं हो रही, मान लिया आपने उसको बार बार बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा है प्रोसीडिंग में, अपना अटेंडेंस नहीं दे रहा है, उसमें सहयोग नहीं कर रहा है अनुशासनिक कार्रवाई में, तो हो सकता है फिर वो उसके चलते डिले हुआ। लेकिन अगर वो सहयोग कर रहा है फिर भी डिले हो रही है, तो ऐसी स्थिति में 90 दिन बीतने के बाद आपको 75% के दर से उसको जो भी उसने लास्ट वेज ड्रॉप किया होगा उस लास्ट वेज का 75% के हिसाब से आपको वेज देना होगा निलंबन की अवधि में। और जो वेज लास्ट वेज माना जाएगा वो वही होगा जो उसके निलंबन के ठीक पहले जो है डेट में उसको मिला था, उस तारीख को जो पैसा मिला वही उसका अंतिम वेज माना जाएगा। लास्ट सेक्शन 39 है आपको पावर टू एग्जम्प्ट, यानी कि छूट देने की शक्ति। आपको छूट देने की शक्ति जो है सो यहाँ पर समुचित सरकार को दी गई है। समुचित सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिए एग्जम्प्ट कर सकती है, शर्त के साथ या बिना शर्त के साथ किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन से या पूरे प्रोविजन से इस चैप्टर के, जैसा कि सरकार को उचित लगेगा वो अपना निर्णय ले सकती है। तो ये पॉइंट्स था आपका स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स को देखेंगे।
आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपका कोई क्वेरी है, आपका कोई मन में बात है तो उसको जरूर आप कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा भी मनोबल को बढ़ाए रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।